जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों ज्वाइन करिए हमारी ऐप को ताकि आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस में भी आप लोग वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। हमारे यहाँ केएएस की कोचिंग कराई जाती है और एसएसबी की कोचिंग कराई जाती है पेड बैचेस में। और इसके साथ ही आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स और वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को कहीं और इंस्टा या फेसबुक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा सोशल मीडिया इज़ ए शिट, टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका पैशन भी पढ़ाना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए, आज हमारा लास्ट लेक्चर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, और हम लोग देखेंगे एमोनिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है, ये आपको हायर बुक्स में ही मिलेगी, एनेमॉक्स। एनेमॉक्स क्या होता है। और दोस्तों एक और चीज़ डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो है प्लांट्स में नहीं आता, एनिमल्स में आता है। आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, लेकिन हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से कैसे न्यूट्रिशन होती है, कितने स्टेप्स हैं हर एक चीज़। और उसके बाद हम लोग फिगर द्वारा भी देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर ये न्यूट्रिशन नहीं होती। उसके बाद हम लोग लास्ट पे जो कुछ पॉइंट्स मुझे अलहदा से मिले, डिफरेंट बुक्स में मिले, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो उसके बाद हम लोग फिगर वाया भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और दोस्तों हाँ, और एक बात दोस्तों, आप लोग कमेंट किया करें कि आपको है कहाँ पे कमी है, कहाँ पे क्या नहीं है। और हाँ, एक लड़की ने कमेंट किया था, जब रूट्स है रोल ऑफ एलिमेंट्स में मैंने बताया था कि जो पानी जाता है प्लांट्स के ऊपर वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होता है। तो याद रखो, वो डिफ्यूजन से नहीं ऑस्मोसिस से ही होता है, मैंने ठीक बोला था। तो कुछ लोगों की कन्फ्यूजन थी, तो वो ऑस्मोसिस से ही होता है। क्योंकि देखिए, इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जानते हो ना आप सब लोग, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो जो ज़मीन पर होते हैं, नीचे पानी कम होता है और नीचे से कम पानी से ऊपर की तरफ जाता है। प्लांट में ऊपर पानी बहुत ज़्यादा होता है लीव्स व्यूज में, जिस उसी की वजह से तो फिर वो स्टोमाटा ओपन या क्लोज हो जाते हैं। तो ये ऑस्मोसिस से होता है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये ऑस्मोसिस से होता है। और जो वो एक स्टूडेंट बोल रहा था डिफ्यूजन से हो जाता है, तो वो मे बी वो कुछ एक्सेप्शंस होती है इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। क्योंकि एक्वेटिक प्लांट जो है पानी में होंगे तो नीचे पानी ज़्यादा है ऊपर कम है, वहाँ पर डिफ्यूजन में भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन आया रूट से जो पानी जाता है ऊपर की तरफ, वो किस प्रोसेस से जाता है, तो वो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दोस्तों आज की यही कोशिश रहेगी, लेंथ ही अगर थोड़ा लेक्चर भी हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं आज ये कंप्लीट लेक्चर हो जाए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। अब हम लोगों ने स्पीड अप करना है, जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो अगर मे बी ज़्यादा लेंथी हो गया लेक्चर, तो उसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा 15-20 मिनट का लेक्चर आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन? सुनने में तो ये कुछ अजीब जैसी टर्म लगती है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए दोस्तों, आप सब लोगों को पता है हमारी या प्लांट्स की बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स कितने ज़रूरी है। उसी तरह से नाइट्रोजन भी है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसकी कमी हो जाए, मैंने पहले ही रोल ऑफ इसमें पढ़ा लिया है एलिमेंट्स में, इसकी कमी की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्लांट्स को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक खामी होती है। हालांकि एटमॉस्फेयर में, ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बिल्कुल, ये देखिए, ये अर्थ है, इसके बाहर की लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। 78% जो है नाइट्रोजन होता है। लेकिन हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन नहीं कर पाते दोस्तों, नहीं कर पाते। इसलिए अब ये क्या करेंगे,
इनको अपनी इस नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट तरीक़ों से कोई ना कोई कोशिश लगाकर उस चीज़ को ऑब्टेन करने की, हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि जिस इंसान को, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जिस इंसान को ड्रग्स की आदत लग जाए तो फिर पुलिस का ख़तरा हो, कुछ भी हो, वो इस ड्रग्स को ऑब्टेन करके ही रहता है। कुछ भी हो जाए, भले ही उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि अब वो उसकी आदत हो चुकी है। इसी तरह से मैं अगर प्लांट्स की बात करूँ, एग्जांपल कुछ ये उल्टी पुल्टी थी, तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो नाइट्रोजन इन्हें ऑब्टेन करना ही करना है, क्योंकि इनको ज़िंदा रहना है। और जब ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते, हालांकि 78% है, तो ये क्या करते हैं, ये भी डिफरेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। और वो प्रोसेसेस जितने भी हैं जिनसे इस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है उस फार्म में, उस चीज़ में जिसे प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे प्लांट्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे किसी और फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, या नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, या किसी और अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उसे फिर वो इन फार्म्स में प्लांट्स जो हैं फिर इसे ऑब्टेन कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो हैं ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन, यानी कि कन्वर्ट जो होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बदल जाता है दूसरे अदर कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या किसी और अमोनियम कंपाउंड्स में, यानी कि उस फार्म में कन्वर्ट होता है जिसे प्लांट जो है ऑब्टेन कर पाते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ऑब्टेन कर पाता, तो अमोनियम कंपाउंड्स में जिस फार्म में नाइट्रोजन प्लांट्स ऑब्टेन करें में, उसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो है प्रोसेस, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने कन्वर्ट किया किस में, नाइट्रेट या नाइट्राइट में, तो ये फार्म जो है नाइट्रोजन की, इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन। होप दोस्तों समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है। ये देख लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस, नाइट्रोजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फ्री नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन का मतलब है वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में हो, 78% जो है, जिसे प्लांट्स ऑब्टेन नहीं कर पाते डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से, तो उसे कन्वर्ट करना अमोनियम कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में। इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पर मैंने लिखा भी है एन फिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देखिए 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 देखिए, यहाँ पर मैंने और कुछ चीज़ें लिखी हैं। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स अब किस तरह से ऑब्टेन करेंगे इस नाइट्रोजन को, डिफरेंट तरीक़ों से, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑब्टेन करेंगे। लेकिन होगा कैसे, इन केस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे बायोलॉजिकल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। यही बैक्टीरियाज क्या करते हैं, यही बैक्टीरियाज उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट में। और वो नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है वो क्या करता है, उसे प्लांट फिर इजीली ऑब्टेन कर पाता है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो चलिए हम लोग, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को रूट से ऑब्टेन करते हैं। याद रहा ना, एटमॉस्फेयर से नहीं, बल्कि 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 ये ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, रूट से। मान लीजिए ये रूट्स है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा। वो क्या करते हैं, वो इन प्लांट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये कन्वर्ट करेंगे ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम कंपाउंड्स में, और उसी को फिर प्लांट जो है अपने लिए यूज़ करेगा एज अ नाइट्रोजन की फॉर्म में। उसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। टाइप्स ऑफ फिक्सेशन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि बैक्टीरियाज नहीं होते,
बायोलॉजिकल में बैक्टीरियाज होते हैं, वो रूट्स के साथ अटैच्ड होते हैं और वो वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रूट्स के साथ कोई ये नहीं होगा। ये जो है ये वाला प्रोसेस जो है अल्लाह के फजल से होगा, ये जो है नेचर से होता है, ये जो है नेचर से होता है। वही यानी यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो है नेचुरल प्रोसेस है। देख लीजिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, इस बात को आप सब लोग जानते हो। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। जब लाइटनिंग होती है आसमान में, जानते हो ना लाइटनिंग क्या होता है, जब वो लाइट्स जैसी आती है आसमान में, उस टाइम क्या हो जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिगर से दिखाया है, उस टाइम क्या हो, लाइटनिंग से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है NOx। NOx होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड में। और अब क्या हो जाएगा, उसके बाद जब बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ रही है, तेज़ से बारिश पड़ रही है, तो ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये क्या करेगा, ये जो है मिक्स होगा वाटर के साथ में और ये बनाएगा यहीं पर नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जानते होंगे HNO3। और इतना प्रोसेस जो हुआ ना ये यहाँ तक, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का ये प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, लाइट की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, इन्होंने बनाया नाइट्रोजन NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वाटर, ऊपर से बारिश बहुत तेज़ी से आ रही है, वाटर मिक्स हो गया, बन गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। और जब ये बारिश नीचे गिरेगी, इसके साथ ये नाइट्रिक एसिड भी है, तो जब ये ज़मीन पर गिरेगी ये इन द फॉर्म ऑफ, बाद में सॉइल में जब ये बारिश जाएगी तो ये जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में सॉइल में चली जाएगी। उसके बाद मैंने अभी तक इससे आगे प्रोसेस आपको बता ही दिया है। यहाँ से जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट प्लांट्स अपने लिए ऑब्टेन करेंगे, अपना न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन जो है उसकी कमी को दूर करेंगे। तो दोस्तों होप ये आपको लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसमें भी दो तरीके हैं दोस्तों, दो तरीक़ों से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। बायोलॉजिकल नाम क्यों पड़ा आप सब लोग हमें मुझे बताएंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियाज यानी कि ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए एक सिंपल प्रोसेस है, प्लांट क्या करेगा, एंजाइम का यूज़ करेगा, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ईजिली कन्वर्ट करेगा किसमें, उस फार्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फार्म में, उसके बाद ऑब्टेन करेगा। और वो एंजाइम कौन सा होगा, याद रखिए नाइट्रोजिनेस, NITROGENASE, नाइट्रोजिनेस का इस्तेमाल करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम का इस्तेमाल करेगा, किस लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में, नाइट्राइट में, ताकि ये इजीली ऑब्टेन कर सके, ताकि ये इजीली इसे पा सके, नाइट्रोजन को पा सके। और दूसरी नंबर बात करेंगे, बात जो हम लोग अभी तक बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियाज में मैंने लिखा भी यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। सिम्बायोसिस जानते हो ना क्या होता है, सिम्बायोसिस को ही पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दो जानदार चीज़ें, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ रहना, दो डिफरेंट स्पीशीज़ जब एक दूसरे के साथ रहें, दो डिफरेंट स्पीशीज़ समझते हो ना, एक जैसे नहीं होने चाहिए, यानी कि दो इंसान रहेंगे तो वो नहीं होगा। मतलब सिम्बायोसिस जो है दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं जब एक दूसरे के साथ रहें, फिर चाहे क्या होता है, एक जो है दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए, दूसरा पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन एक पहुंचाए, ये भी आता है सिम्बायोसिस में ही। कभी कभार दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, ये दूसरी टाइप। और तीसरी में एक जो है दूसरे को खाता है, इससे बेनिफिट लेता है, हाउएवर दूसरा इसको हार्म पहुंचाता है। बात करें तो ये जो है सिम्बायोसिस तीन टाइप्स की होती हैं। सिम्बायोसिस होता क्या है, फिर से एक बार, सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है क्लोज रिलेशनशिप, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, दो से ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। इसकी टाइप्स की बात करें, पहला आ गया कॉमेंसलिज्म, COMMENSALISM, कॉमेंसलिज्म। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक जो है दूसरे को क्या करेगा, दूसरे से खाना भी लेगा, उसी से शेल्टर भी लेगा, वहीं पर रहेगा भी, लेकिन इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म
दूसरे से बेनिफिट ले रहा है, और दूसरा जो है अनअफेक्टेड है, ये इससे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है। ठीक है ना। एक ये इससे बेनिफिट ले रहा है, इसी के साथ रह भी रहा है, इसी का खाना भी इस्तेमाल कर रहा है, और लेकिन इसे हार्म नहीं पहुंचाता। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये जो टाइप है सिम्बायोसिस की, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉमेंसलिज्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सिम्बायोसिस की। दूसरी टाइप है म्यूचुअलिज्म, MUTUALISM, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दो स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रह रही हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी कर रही हैं। एक दूसरे को खाना प्रोवाइड करेगा, दूसरा इन रिटर्न और कोई काम इसका कर देगा, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, वही है म्यूचुअलिज्म। थर्ड वन इज पैरासिटिज्म, PARASITISM, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लीजिए ये दो हैं, एक जो है दूसरे के साथ रह रहा है, इससे ऑब्टेन कर रहा है बेनिफिट्स, लेकिन ये जो है होस्ट को, होस्ट जानते हो ना, होस्ट और पैरासाइट, पैरासाइट होता है जो होस्ट के ऊपर रहता है, लेकिन ये इस होस्ट को हार्म भी कर रहा है, और इस किस्म की सिम्बायोसिस को हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं। इसमें पैरासाइट और होस्ट होता है, छोटा ऑर्गेनिज्म आ गया पैरासाइट, बड़ा आ गया होस्ट, ये इसके पास रह रहा है, यहाँ से इससे बेनिफिट भी ले रहा है, खाना भी ले रहा है, जैसे कि लाइस होती है, जूं जो बालों में होती है, खाना लेती है, ये ब्लड तो ऑब्टेन कर ही रही है, लेकिन नुकसान भी पहुंचाती है, सर में खुजली होती है, ये तो छोटी मोटी एग्जांपल है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट काज करती है। तो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब सिम्बायोसिस को ही हमने दो हिस्सों में और डिवाइड किया गया है, किस बेस पर, ये वो जो पैरासाइट है वो कहाँ पर रहेगा, पैरासाइट जो है अगर बॉडी के बाहर रहेगा एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जब पैरासाइट या पार्टनर जो है दूसरा वाला पार्टनर अंदर रहेगा ऑर्गेनिज्म के, उसे हम लोग एंडोपैरासाइट कहते हैं। एक्टो यानी बाहर, ECTO, एक्टो, एक्टो यानी बाहर, और एंडो, एंडो यानी अंदर, एंडो होता है एंडो यानी अंदर। एग्जाम्पल की बात करूं, एक्टो, एक्टो की बात करूं, हाँ सर है, उसके ऊपर लाइस है, लाइस जानते हो ना, जू जो होती है, जुएं, जुएं जो होती हैं वो बाहर रहती है, खून शून पीती है, ये आ गई एक्टो सिम्बायोसिस। और एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है, जो अंदर पाई जाए, जैसे कि एक एल्गी है, एल्गी का नाम है SYMBIODINIUM, सिम्बायोडिनियम, सिम्बायोडिनियम, सिम्बायोडिनियम जो है ये यूनिसेलुलर अलगी है, एक ही सेल से बनी हुई अलगी है, तो ये कॉरल्स के अंदर पाई जाती है। कॉरल जानते हो ना, कॉरल समुद्रों में होते हैं, समुद्रों में आप देखोगे तो ये कॉरल्स होते हैं, और ये कॉरल्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सेक्रीट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कॉरल्स, CORALS, कॉरल्स जो है कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम कार्बोनेट जो है सेक्रीट करते हैं और हार्ड स्केलेटन अपना ही बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सिम्बायोसिस आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस होता क्या है, देख लीजिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम। तो ये क्या करते हैं, ये जो हैं ये रूट्स के साथ लग जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बनाएंगे ये रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स बनाएंगे, और रूट नोड्यूल्स जो है, रूट नोड्यूल्स पर ये क्या करेंगे, वहीं पर ये प्लांट के रूट से मान लीजिए ये खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस है, म्यूचुअलिस्टिक दोनों बेनिफिट उठा रहे हैं। प्लांट के नीचे हैं मान लीजिए राइजोबियम, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये नोड्यूल जैसे बनाएगा, नोड्यूल मैं अभी नीचे भी दिखाऊंगा आपको फिगर के थ्रू। तो नोड्यूल्स जो है वहीं पर ये क्या करेगा, नोड्यूल्स, प्लांट इसको खाना देगा, थोड़ा बहुत खाना शाना, और ये क्या करेगा, इसके बदले में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा किस में, एमोनियम कंपाउंड्स में, और वो जो है फिर प्लांट ऑब्टेन कर पाएगा। चलिए हम लोग फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये सारा हम लोगों ने पढ़ना है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ना है। ये देख लीजिए, ये जो है ये गोल गोल, इन्हीं को हम लोग नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, नोड्यूल्स क्या हुआ, ये जो है समझ लीजिए जैसे एक आलू की वो जो होता है ना, आलू का छोटा मोटा प्लांट, तो रूट के अंदर कैसे बनते हैं गोल गोल, वो भी नोड्यूल्स में ही आते हैं, वो भी नोड्यूल्स में ही आते हैं। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। प्राइमरी रूट क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है जो मेन रूट होता है, जो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ जाता है, उसे प्राइमरी, और इससे जो जड़ें उगती हैं ना, उनको हम लोग सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रूट नोड्यूल्स आप याद रखेंगे, आलू टाइप, आलू आप दिमाग में रख लीजिए कि आलू जो हैं वही रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आलू टाइप के।
रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो इन्हीं रूट नोड्यूल्स के साथ में क्या हो जाता है, इन्हीं के साथ में बैक्टीरियाज जो होते हैं, इन्हीं के साथ में बैक्टीरियाज, यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। एक तो ये खाना ऑब्टेन, पानी थोड़ा बहुत ऑब्टेन अपने लिए कर रहे हैं, और इन रिटर्न एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करेंगे अमोनियम कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में। इसी फॉर्म में प्लांट्स जो है फिर नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस जो है होती है। 20 मिनट की वीडियो हो गई है, चलिए और हम लोग आगे नीचे देखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये बताता हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस के केस में होता है। म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाए। प्लांट जो हैं इन छोटे मोटे बैक्टीरियाज को बेनिफिट पहुँचाते हैं, बैक्टीरियाज जो है इन रिटर्न नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देते हैं, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस हो रही है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, BNF। कंफ्यूज नहीं होना, BNF लिखा है तो ये जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है ना। तो ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम को मैंने लिखा है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस, यानी कि ये प्लांट से बेनिफिट लेता है, प्लांट इससे बेनिफिट लेता है। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ये फ्री लिविंग फार्म में होते हैं। फ्री लिविंग फार्म क्या होता है, मतलब इनको प्लांट की टेंशन नहीं है हमें कोई बेनिफिट दे या ना दे, ये जो है फ्री लिविंग होते हैं। ये सिर्फ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, इसके बदले में ये कुछ नहीं लेते, और वो जो इन रिटर्न कुछ नहीं लेते उन्हें हम लोग कहते हैं सायानोबैक्टीरिया, CYANO, सायानो, BACTERIA, सायानोबैक्टीरिया। याद रहाना, देख लीजिए। ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना या नॉस्टॉक जो है ये फ्री लिविंग है, यानी कि ये इन रिटर्न जो है कुछ भी नहीं लेते, मतलब ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस में नहीं आएंगे। ये तीन जो है ये सायानोबैक्टीरियाज हैं, ये जो हैं सायानोबैक्टीरियाज यानी कि फ्री लिविंग है, सिर्फ प्लांट को कन्वर्ट करके देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन जो राइजोबियम है, राइजोबियम की मैंने बात की, ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस अपने लिए ऑब्टेन करेगा कुछ चीज़ें प्लांट से, और प्लांट इससे क्या करवाएगा काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाएगा। इसीलिए हम लोग इसको म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस कहते हैं। ये जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम ये क्या है, ये लिग्यूम प्लांट्स हैं। राइजोबियम किस में आता है, लिग्यूम्स प्लांट्स में। अब लिग्यूम्स तो जानते ही होंगे, LEGUMES। लिग्यूम प्लांट्स जो है ये फैबासी फैमिली में आते हैं। ये जो बायोलॉजी में थोड़ा डीप हो गया, FABACEAE, फैबासी फैमिली में आता है। अब याद रख लो, जो पी होते हैं ना, पी प्लांट्स, तो इस टाइप के प्लांट्स जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, ये लिग्यूम्स में आ जाते हैं, यही जो हैं लिग्यूम्स में आ जाते हैं। होप एक तो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग जाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन पर। तो दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, सीधे उल्टा किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। पहले हम लोग क्या करते थे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते थे अमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्रोजन या नाइट्रेट में। जब हम लोग इसे उल्टा वापस कन्वर्ट जब ये होगा अमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्रेट या नाइट्राइट जब कन्वर्ट होगा सॉइल में से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की तरफ, उसे हम लोग कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। समझ नहीं आया ना, नहीं आया, चलो फिर से बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी सॉइल है, सॉइल में अब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारे पास अमोनियम कंपाउंड सॉइल में है, उसके बाद नाइट्राइट है। अब इसका फिर से कन्वर्शन हो जाना, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर, ये नाइट्रोजन फिर से ऊपर चला जाना, कन्वर्ट हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन देख लीजिए, NO3 NO2 को कन्वर्ट किया हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कन्वर्ट करते हैं, लाइक थायोबैक्टीरियस डीनाइट्रिफिकस एक बैक्टीरिया, दूसरा सीडोमोनास। बेटा देखो यहाँ पर पी जो है, ये पी पढ़ना नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को पता ना हो, पी साइलेंट रहता है, सीडोमोनास। नहीं तो नमूनिया को पढ़ोगे पुनोमोना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट होती है अच्छी तरह से, हर एक चीज़ को जो नया वर्ड आया उसे जो है डिक्शनरी पे देखा करो, जो आप नया वर्ड देखते हो जो उल्टा जैसा वर्ड लगता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। सीडोमोनास, एक्रोबैक्टर, और यहाँ पर मैंने लिखा है वेस्टफुल प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन जो है वेस्टफुल प्रोसेस होता है। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्रिटिकल एलिमेंट्स NPK,
सॉइल के लिए कितने ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल रहती है, ज़रखेज़ रहती है, और अगर ये कम हो जाते हैं तो फसल अच्छी नहीं बन पाती। तो अभी आप ये देख लीजिए, अब नाइट्रोजन को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो है सॉइल में से कम हो रहा है, फर्टिलिटी सॉइल की, ज़रखेज़ जो है सॉइल वो ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए हम लोग इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी होप समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए। और बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज है, सर पीडीएफ। तो देखो बेटा, आप सब लोगों को पीडीएफ जेके सिविल सर्विसेज में मिल रही होंगी, और अगर नहीं भी मिल रही होंगी तो ये मैंने अलग से टेलीग्राम का चैनल बनाया है, आप ही के लिए बनाया है, 2-3 दिन पहले बनाया है, @science concepts basic। आप जब ये लिखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर हर एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी मेरी तरफ से भी। ये देख लीजिए, ये उसका लोगो है, आज मैंने लोगो भी डाल दिया है, ये वाला लोगो है। तो यहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस 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 आपको इसके एनसीईआरटी में भी कौन सी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बुक्स को देखने में, आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग से पीडीएफ टाइप बनी हुई मिलेगी। ये वहाँ का प्लस पॉइंट होगा। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या बचा, और कुछ तो नहीं छूटा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एमोनिफिकेशन की। एमोनिफिकेशन पहले ही एक्सप्लेन हो गया है, देख लीजिए, फिर भी कहते हैं एमोनिफिकेशन। सॉइल जो है, सॉइल में नाइट्रोजन जो है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ORGANISMS, ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम कंपाउंड्स में। कौन कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई। इसी प्रोसेस को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। एमोनिफिकेशन सिर्फ इसलिए टर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, एक तो एंजाइम्स का भी यूज़ होता है, नाइट्रोजिनेस का, लेकिन इन केस ऑफ एमोनिफिकेशन सिर्फ हम लोग बैक्टीरिया या फंजाई का यूज़ करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरियाज किस में कन्वर्ट करते हैं, एमोनियम आइंस में, एमोनियम कंपाउंड्स में, उसी को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। और एक और चीज़ देख लेते हैं, एनामॉक्स जो है, ये हायर बुक्स में है, ये शायद मैंने पाथ फाइंडर से निकाली है ये वाली टर्म। तो एनामॉक्स जो है, ये रिसेंटली डिस्कवर किया हुआ प्रोसेस है। तो तो ये जो है, ये क्या है, ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया प्रोसेस है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिंपली मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डीनाइट्रिफिकेशन ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें नाइट्रेट और एमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्राइट या एमोनियम कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन में। जैसे मैंने डीनाइट्रिफिकेशन में बताया, नाइट्राइट को कन्वर्ट करना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और वही मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, लेकिन डायरेक्ट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना रिसेंटली डिस्कवर किया गया है प्रोसेस। विद इन 2019 के 20 में इसके बारे में पता चला। तो नाइट्रेट या नाइट्राइट को कन्वर्ट करना नाइट्रोजन गैस में, वो भी डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली, इसी को हम लोग कहते हैं एनामॉक्स, ANAMMOX, एनामॉक्स। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो गया, इसी में मैं अब कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्या, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो न्यूट्रिशन है, अब चलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका सिलेबस जो है, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए अब हमारा, और आप लेक्चर कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कैसा हुआ, कैसा आपको लेक्चर लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। व्यूज़ जो हैं 3.3 के व्यूज़ हैं फर्स्ट लेक्चर में, वहीं कमेंट जो है 100 भी नहीं है, दूसरे में 2000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा है, वहीं कमेंट्स जो हैं 30 भी नहीं होंगे, 50 भी नहीं होंगे पूरे। तो चलिए छोड़िए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, एमीबा और पैरामीशियम के बारे में। एमीबा, पहले तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। ह्यूमन का डिफरेंट, स्नेल का डिफरेंट, और छोटे मोटे दूसरे ऑर्गेनिज्म, बटरफ्लाई का डिफरेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। इसी तरह से वो जो खाना ऑब्टेन करते हैं बाहर से,
वो प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। अगर बात करूँ एमीबा की, एमीबा को इनको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे मिले थे इसलिए। तो एमीबो जो है, एमीबा इस शेप्ड का होता है। एमीबा जो है अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करता है, ये जो है इनको हम लोग कहते हैं, ये जो पोर्शंस है फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग्स या सीडोपोडिया, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये जो है मान लीजिए ये एमीबा है, तो खाना जो है इन सीडोपोडिया से अंदर चला जाता है। सीडो, PSEUDO, सीडो का मतलब होता है फेक, पोडा का मतलब होता है फीट, पैर, मतलब जो पैर उसके होते ही नहीं है फिर भी वो पैर जैसे दिखते हैं इस तरह से, तो इनको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। अब यहाँ से खाना जो है चला गया अंदर, अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स में जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स फूड वो फूड हुआ जिसे बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलर फूड्स में। तो फूड वैक्यूल के अंदर ही, एम्यूबा के फूड वैक्यूल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद यहाँ से ये चला जाएगा फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में बहुत बार बता चुका हूँ, ये साइटोप्लाज्म इस वाली साइड से होगा, इस वाली साइड चला गया साइटोप्लाज्म। और जो यूज़फुल है उसे इसने, एमीबा ने यूज़ किया एज एन एनर्जी, जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसे एनर्जी की तरह यूज़ किया, और जो बाकी वेस्ट है उसे सरफेस से बाहर निकाल देता है। मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, थ्रू आउट कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामीशियम की। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनी जानते हो ना, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह से ये आ गया पैरामीशियम। ये जैसे वो हम लोग चप्पल लगाते हैं ना, ये उसी टाइप की स्ट्रक्चर की जैसे होती है। तो ये इसके सीलियाज होते हैं, इनको हम लोग सीलियाज, ये जो हैं ये सीलियाज होते हैं। मान लो खाना है तो ये कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और इसी से ये खाना थोड़ा थोड़ा अंदर करके चला जाता है, गया अंदर फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में ही बाकी मैंने आपको बता दिया, यूज़फुल चीज़ें रखेगा, बाकी को वेस्ट को बाहर निकाल लेगा सरफेस से। तो ये यही प्रोसेस है। यहाँ पर याद रखने की दो चीज़ें हैं, एमीबा जो है सीडोपोडिया से, PSEUDO सीडोपोडिया से खाना अंदर की तरफ लेता है, वहीं पैरामीशियम जो है सीलिया से अपना खाना अंदर की तरफ लेता है। चलिए फिगर से भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। फिगर कहीं पे रखी है मैंने, ये देखिए, ये अमीबा है। अमीबा में ये आ गए फिंगरलिंग्स से खाना अंदर चला गया। ये पोर्शन, ये जो है ये ब्लू कलर का फ्लूइड, ये आ गया साइटोप्लाज्म, ये आ गया फूड वैक्यूल के अंदर चीज़ें चली गई। पहले तो यहाँ से अंदर आ गया, चली गई फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल के बाद शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपलर फूड के बाद जो एनर्जी है वो साइटोप्लाज्म में, मटेरियल जो है यूज़फुल मटेरियल साइटोप्लाज्म में चला गया, इस साइटोप्लाज्म में, और वेस्ट जो है ये जो सरफेसेस हैं यहाँ से बाहर निकल आया। इसी तरह से हम लोग, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये है पैरामीशियम के देख लीजिए, ये सीलियाज हैं, सीलियाज से खाना ऑब्टेन करेंगे, चला जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर। बाकी प्रोसेस मैंने आपको सारा बता दिया है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के केस में 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एलिमेंट्री कैनाल में होता है। यानी कि हमने पढ़ना क्या है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना है, वही आ जाएगा किसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम ही आ जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं। एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कैनाल है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसी को आप लोग एलिमेंट्री कैनाल रख लो। क्योंकि यहाँ देखिए, ये यहाँ मौत से स्टार्ट होता है और इसका एंड जो है एनस पर हो जाता है। पहले मौथ, उसके बाद एसोफेगस होती है फूड पाइप, और हाँ दोस्तों, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होती, ये बात अब याद रखेंगे, अभी मैं और भी बताऊँगा। अब एसोफेगस से स्टमक में चला गया, स्टमक में जब होगा यहाँ पर जूसेस, स्टमक रिलीज़ करेगा, थोड़ी बहुत डाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये अभी मैंने और भी बताने हैं, तो फिलहाल देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चला गया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जेजुनम, इलियम, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ये मैं अभी आपको बता दूंगा, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले जब डियोडिनम में चला जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर
जैसे ही चला जाएगा तो ये जो है यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, ये सेक्रीशन करता है, लीवर की सेक्रीशन होती है, तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर चला जाएगा ड्यूोडेनम के बाद जेजुनम में, जेजुनम मिडल पार्ट होता है, जेजुनम मान लीजिए मिडल पार्ट, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद इलियम, इलियम जो है थर्ड ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट इलियम, वहाँ पर जो है फिर ये हमारी जो मटेरियल है इसकी एनर्जी है ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। उसके बाद जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इससे लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल आता है, एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। वेस्टेज जानते हो ना, फीसिस, टट्टी बाहर निकल आती है, यूरिन पेशाब बाहर निकल आता है। और यहाँ पर ये जो फिगर में बना है ना, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स सुना होगा आपने, उस बंदे की अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई, इस बंदे की अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई। असल में क्या होता है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनमें ये काम करता था, लेकिन अब ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। क्यों 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 ये बात भी आप जान लीजिए। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा घास खाते थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स को जब इंसान मसा इवॉल्व हो रहा था, कच्चा घास खाते थे, जिस तरह से घोड़े खाते हैं, जिस तरह से रैबिट खाते थे, उसी तरह से। और तब ये काम करता था, लेकिन आज ये नॉन फंक्शनल है, क्योंकि हम लोग डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए, अब हम लोग कच्चा घास नहीं खाते, तो अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। और जो भी चीज़ जिससे काम ना लिया जाए वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। ये जो है ये नेचर का रूल है। और वहीं अगर हम लोग रैबिट देखें ना या हॉर्स देखें, तो अपेंडिक्स काम करता है, क्योंकि वो जो है घास खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के अंदर जो सेलुलोस है उसको यूज़ करने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम क्या हो जाता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, वो जो बैक्टीरियाज जो है ना, सेलुलोस वाले बैक्टीरियाज, वो बन जाते हैं, फिर ये सूज जाता है, फिर इसकी सर्जरी करानी पड़ती है, और फिर इसको काट लिया जाता है। उसी को कहते हैं इसकी अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई। अच्छा लगा होगा दोस्तों आप लोगों को, तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिए कि मैं आपको एडिशनल चीज़ें ऐसे ही बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये एडिशनल चीज़ें बताना। तो अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ा कैनाल है, माउथ से स्टार्ट हुआ एनस तक ख़त्म हुआ। कैनाल यानी लाइनिंग, ओपनिंग, अंदर से खुला हुआ होता है। ये जो डाइजेशन है इसके 5 पार्ट्स होते हैं। एक, पहला नंबर इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। दूसरा आ जाएगा डाइजेशन। तीसरा आ जाएगा क्या, तीसरा आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। चौथा आ जाएगा एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। और फिफ्थ आ जाता है डिफ्यूसेशन। शॉर्ट में बता देता हूँ। इंजेशन, यहाँ पर इंजेशन फर्स्ट स्टेप जो है, इंजेशन क्या होता है, सिंपली इनटेक ऑफ फूड, मौत से खाना ले लेना। आपने खाना ले लिया, उसी को हम लोग कहते हैं इंजेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, इनएब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये देख लीजिए, खाना अंदर चला गया, जैसे ही मुंह में चला गया हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवा जो बनता है ना, वो सलाइवरी ग्लैंड से ही बनता है। और सलाइवरी ग्लैंड में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेस, AMYLASE, एमाइलेस, और टेरिन, PTERIN। एमाइलेस और टेरिन जो है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो सबसे पहले करेंगे स्टार्च को कन्वर्ट शुगर में। क्यों, स्टार्च हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इसको शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। वही मैंने बोला, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, उसी को तो हम लोग डाइजेशन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। किसके बारे में, ह्यूमन सलाइवा के बारे में। ह्यूमन सलाइवा जो है ना, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सेक्रीट करता है, पर डे, ठीक है ना। नेचर जो है सलाइवा एसिडिक होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर आवाज़ की कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दी थी, और आज मैं इसी के साथ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सलाइवा की। तो सलाइवा जो है 1.5 हमारी बॉडी सेक्रेट करती है। दूसरी नंबर अगर मैं बात करूं, तो दूसरी नंबर बात पीएच इसका होता है कितना, पीएच होता है 6.5, पीएच होता है इसका 6.5।
सॉरी 6.8 होता है। पीएच क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, POTENZ, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंस मीन होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। 0 से 0 1 2 3 4 5 से 14 तक। 7 जो है, जिस चीज़ का पीएच 7 होगा उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। लेकिन जब 7 से हम लोग उल्टा चलते हैं वापस की तरफ, 7 से 6 5 4, जितना उल्टा चलेंगे उतना ही पीएच बढ़ता जाता है। और जब हम लोग यहाँ की तरफ चलते हैं आगे की तरफ, 7 से जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही बेसिक होता जाएगा। यही है पीएच स्केल। और अगर हम लोग पीएच स्केल में देखें ना, 0 7 14, तो सलाइवा का पीएच 6.8। तो इसका मतलब ये क्या है? आप बोलिए, ये जो है एसिड है, ये जो है एसिडिक है। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ये जो है एसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर जो है डाइजेशन नहीं होती। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर मैं और एक बात करूँ, ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक, पूरे नीचे तक, ये क्या करता है? ये कंटिन्यूसली ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन इसकी होती रहती है। पेट है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी इस तरह से हो जाता है। कभी अंदर की तरफ होगा, कभी बाहर की तरफ होगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मतलब कभी बंद जैसा होना थोड़ा बहुत, कभी खुल जाना। आप ये डिक्शनरी पे भी देख लेना, मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ लेकिन कुछ ज़बान से बोलने में नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो जाती है ना, ये क्यों होती है? मान लीजिए स्टमक से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती रहेगी ताकि खाना नीचे चला जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कंटिन्यूसली होगी ताकि लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला जाए। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है, द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दोनों को एक साथ मिलाकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, तो ताकि खाना नीचे चला जाए। तो दोस्तों लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो गया, एक और लेक्चर आएगा, बस लास्ट लेक्चर आएगा और आपका न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा।